नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएम में स्वागत है। आज का ये जो स्पेशल वीडियो है, इसमें हम लोग बीपीएससी मेंस की तैयारी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। और आज 13 जनवरी है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अप्रैल महीने में आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो सकता है। जो लोग भी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किनको करना चाहिए? सभी को ही करना चाहिए। आपके पीटी में मार्क्स कुछ भी रहे हों, पीटी में अच्छा गया हो, नहीं गया हो, 71 के लिए तैयारी कर रहे हों या 70 के लिए कर रहे हों, आपको मेंस पर ही फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? थोड़ी सी बस चर्चा करेंगे इसकी। आपका एक एक सेकंड मेरे लिए बहुमूल्य होता है कि बच्चे अगर डेटा वेस्ट बर्बाद कर रहे हैं और समय दे रहे हैं तो कुछ सीखें। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप पीटी के बाद मेंस के लिए आपको 2 महीना ही मिल पाता है। अभी देखिए, ये 26-27 तक आपका पीटी का रिज़ल्ट आ जाएगा जैसा आयोग ने बोला है, और मेंस आपका अप्रैल माह में होगा, ये भी आयोग ने ही बोला है। तो जनवरी लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आएगा। फरवरी और मार्च 2 ही तो महीने हुए आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और अप्रैल में तो आपका एग्ज़ाम में है। अप्रैल में अंत में होगा तो थोड़े से ज़्यादा दिन आपको मिल जाएंगे। अप्रैल शुरुआत में ही हो जाएगा तो आपको कम समय मिल पाएगा। इसीलिए आवश्यक होता है कि आप शुरुआत से ही मेंस के प्रिपरेशन कर लें, ताकि इस 2 महीने में आपको रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और जो छूटा हुआ होता है और करंट अफेयर का सेक्शन होता है, बस वही आपको तैयार करना पड़े। ऐसा ना हो कि इस 2 महीने में आप कलम चलाना शुरू कर रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो कलम चलाना शुरू ही करते हैं इसी 2 महीने के दौरान। रिजल्ट आने दीजिए, मेरे पास मैसेज आएंगे बहुत सारे बच्चों का कि पीटी हो गया, मेंस के लिए क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आवश्यक होता है कि पीटी एग्जामिनेशन के बाद आपका हो एग्ज़ाम, नहीं हो एग्ज़ाम, पास हो फेल हो, कृपया करके मेंस की तैयारी पर ही ध्यान दें। डिटेल तैयारी करें। सभी लोग इसी प्रकार से तैयारी करें कि अप्रैल माह में सभी का एग्ज़ाम है। नो मैटर कि रिज़ल्ट हो या ना हो, कोई मतलब ही नहीं है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मेंस की ही तैयारी करें। अप्रैल से पहले अपना मेंस कम से कम एक हिस्सा तैयार हो जाए। इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। 2 सिचुएशन है हमारे पास बंधु। एक है कि 71 बीपीएससी की आप तैयारी करें, और एक है कि 70 बीपीएससी मेंस के लिए आपका हो जाए पीटी में। पीटी कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल जैसा ही जाएगा, मुझे लग रहा है 95 से 100 के बीच में ही रहेगा। कट ऑफ कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा अंदाज़ा तो यही तक जा रहा है। इससे कम की ही बात कर रहे हैं कई सारे लोग। इसी के आसपास में रहना चाहिए कट ऑफ। ओके, कट ऑफ आप क्लियर करते हैं नहीं करते हैं, मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। उसी के बारे में डिटेल हम लोग बातचीत करेंगे। ये भी तय करेंगे कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक के माह के बीच का जो समय है उसको किस प्रकार से डिवाइड करें जीएस के लिए और एसए के लिए, कि हमारा दोनों पेपर जो है जीएस 1-2 और एसए का पेपर जो है वो सही तरीके से तैयार हो जाए, कहीं पर कोई बाधा उत्पन्न ना हो। डिटेल में समझेंगे। उत्तर लेखन किस प्रकार से करना चाहिए आपको, उसकी वार्तालाप तो मैंने अलग वीडियो में किया ही है। शुरू करते हैं एक एक चीज़ करके। सबसे बेसिक क्या होता है मेंस के लिए, मैंने बताया ही है। आपका जीएस 1 होता है, जीएस 2 होता है, और कौन सा है, निबंध का पेपर होता है बंधुओं। इसमें 300 मार्क्स के होते हैं। 900 मार्क्स में से आपका मेरिट बनता है। 50% या 55% के आसपास अगर आपके मार्क्स आ गए हैं तो आपके जनरल कैटेगरी से भी होंगे तो भी आपका रिजल्ट हो जाता है। 55% तो बहुत अच्छा हो गया, यानी कि 900 में से 450 या उससे ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ता है। तो आपका 455 के आसपास आई थिंक इस बार का कट ऑफ है मेंस एग्जामिनेशन का। ये आपका 3 मेंस में स्कोरिंग वाला पेपर होता है। इसके अलावा हिंदी का भी एक पेपर होता है। हिंदी का भी एक पेपर होता है जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना होता है, पासिंग लाना पड़ता है केवल, और कुछ भी इसमें नहीं होता है। ऑप्शनल का पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। ऑप्शनल का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें 100 अंक में से आपको कैटेगरी के हिसाब से, जनरल कैटेगरी के बच्चों को 40 अंक लाने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है उसमें। ओबीसी के बच्चों को 36 नंबर शायद लाने होते हैं, और आपको बाकी को 33 नंबर लाने होते हैं।
तो ऑप्शनल भी ऑब्जेक्टिव हो गया है अब आपका, वो भी स्कोरिंग नहीं रहा। स्कोरिंग अब 3 ही सब्जेक्ट है, जीएस पेपर दोनों और निबंध का पेपर आपका स्कोरिंग है। ओके, एक एक करके पेपर वाइज हम लोग बांटेंगे, रूटीन बना लेंगे एक, ताकि आप सही से पढ़ सकें, डिटेल में अपना अध्ययन कर सकें, समझ सकें कि किस प्रकार की रूपरेखा होनी चाहिए। सबसे परम आवश्यक जो इतने दिनों के लिए है चीज़, वो है आपका रूटीन एक होना चाहिए। रूटीन नहीं होगा तो आप फिर भटक जाएंगे। जीएस का एक रूटीन होना चाहिए, फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए कि मुझे इतने दिनों में 15-20 दिनों में मुझे ये पेपर तैयार करना है, फिर अगले 15-20 दिनों में मुझे दूसरा पेपर तैयार करना है। और निबंध लेखन तो आपको कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा, सप्ताह में कुछ भी मत कीजिए, 1-2 निबंध पढ़िए। कहाँ से? तो यूपीएससी निबंध की जो बुक आती है, यूपीएससी निबंध, बीपीएससी निबंध वाले सारे फर्जी बुक हैं। यूपीएससी निबंध की जो बुक आती है आप उसका अध्ययन करें, उसको पढ़ें। कुछ निबंध लिखने की सप्ताह में डेली कोशिश करें, सप्ताह में 2-3 निबंध, एक भी निबंध, कुछ भी आप कोशिश करें तो आपका निबंध तैयार होता जाएगा। GS1 और GS2 की वार्तालाप हम लोग डिटेल में करते हैं। ओके, शुरू से एक एक चीज़ को देखते चलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में अब कितना दिन बचा हुआ है? मान के चलते हैं कि 15 दिन आपके पास जनवरी माह में बचा हुआ है, 15 दिन जनवरी में बचा हुआ है। फरवरी में करीब 28 दिन है आपके पास में, 2025 का ईस्वी है, 28 दिन उसमें है, और 31 दिन करीब में मार्च महीने में है आपके पास में, 31 दिन मार्च महीने में है। हम मान के चलते हैं कि अप्रैल माह के शुरुआत के सप्ताहों में आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, ये मान कर चलते हैं। इतना तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, सितंबर लास्ट में 30 सितंबर को एग्ज़ाम होता था पीटी का, और उसका नवंबर में रिजल्ट आता था, और नवंबर में रिजल्ट आने के पश्चात से जनवरी के पहले सप्ताह में ही आपका क्या होता था, तो मेंस एग्जामिनेशन होता था। उस हिसाब से तो ज़्यादा ही समय मिल रहा है आपको, क्योंकि रिजल्ट ये बोल रहे हैं कि हम जल्दी ही दे देंगे। रिजल्ट बोल रहे हैं कि हम 20 तारीख के बाद 26-27 के आसपास बोल रहे हैं कि रिजल्ट दे देंगे, पहले भी दे सकते हैं। GS1 की बात करें हम लोग तो एक DI का पेपर होता है। DI कोई सामान्य चीज़ नहीं है बंधुओं, ये आपका स्कोर बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका अदा करता है। इसको किस प्रकार से तैयार किया जाए? LK झा की बुक आती है एक, वो बुक एक शानदार होता है DI के लिए, लेकिन बुक से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होता है, वो है PYQ। देखिए DI, एक तो कुछ बच्चों का ये होता है कि भाई मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, क्या मैं DI को तैयार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने बचपन में गुना, भाग, समानुपात, प्रतिशत, अनुपात, ये सब पढ़ा होगा ना, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, ये सब बचपन में पढ़ा होगा आपने। बस उसी का खेल है, और कैलकुलेशन है, 2-4 फॉर्मूले होते हैं, और कुछ भी इसमें खास मैथमेटिक्स वाला ब्रेन नहीं लगाना होता है आपको। इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना होता है DI में, वो किस चीज़ का ध्यान रखना होता है बंधुओं, तो वो है आपका कि इसमें कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशन एरर एक स्टेप में कर दिया तो ये स्टेप होता है पूरा, आगे का सारा आपका गलत आ जाएगा, और आपके आंसर भी आ जाएंगे, लेकिन गलत आंसर आएगा। इसमें आपका गलत आंसर आने पर मार्क्स उतना नहीं मिल पाता है। अगर आपने आंसर सही निकाल दिया, और स्टेप वाइज में सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मेंस में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप में सॉल्व करके अगर आपने आंसर सही निकाल दिया तो बहुत कम समय में आपका सिक्योर हो जाता है 70 से ज़्यादा मार्क्स। 70 मार्क्स आप लगभग 35 से 40 मिनट में एग्ज़ाम में आप सिक्योर कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि हो जाती है। तो यानी कि इस सेक्शन को PYQ से तैयार कर सकते हैं। PYQ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। सॉल्व वाला पेपर ले लेंगे ना PYQ का, तो उसमें सॉल्व का मेथड भी मिल जाएगा, अगर आप पहली बार DI सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको सेक्शन को आप सबसे पहले PYQ का अप्रोच करें, और टाइमर के साथ सॉल्व करें DI को। टाइमर लगा करके कि आधा घंटा में कितने सवाल के सॉल्व कर सकते हैं, 40 मिनट में क्या आप दोनों हल कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या उससे भी कम समय लग रहा है। ज़्यादा समय भी नहीं देना होता है इसको, क्योंकि GS1 में फिर बाकी का सेक्शन भी होता है पेपर में। ओके, अगला जो GS का सेक्शन आता है वो कौन सा सेक्शन है आपका, तो मॉडर्न हिस्ट्री का है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का अभी तो मैं आंसर राइटिंग करवा ही रहा हूँ GS वाले ग्रुप में, अभी मॉडर्न हिस्ट्री ही चल रहा है, जल्द ही मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। पूरी कोशिश है कि 2 सप्ताह मैक्सिमम में मैं GS1 का हिस्ट्री का सेक्शन कर दूँ, जिससे GS2 का हम लोग डिटेल में कर सकें, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक है इसमें,
मैंने वीडियो डाला है मॉडर्न हिस्ट्री का, GS1 का और आर्ट एंड कल्चर का जो हिस्सा है, इसमें टोटल करीब में 20 टॉपिक हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में तो बात करेंगे तो कांग्रेस उदारवाद और वो जो पीरियड है उसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, राष्ट्रवाद वगैरह से सबसे ज़्यादा भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। गांधीवादी आंदोलन से फिर पूछे जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह हो गया, बिहार पाश्चात्य शिक्षा हो गया, मौर्य आर्ट हो गया, पाल आर्ट हो गया, यही सब 2-4 टॉपिक हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। मंदिर आर्ट पिछली बार उन्होंने पूछा है, गुहा आर्ट वगैरह का जो टॉपिक है वो पूछा है। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो हिस्सा है इसको अगर तबीयत से समय दिया जाए, तबीयत से समय मतलब कि अच्छी खासी समय दी जाए, तो भी 15 से 20 दिनों में ये टॉपिक अगर आप खुद के स्तर से तैयार करना चाहें तो खुद के स्तर से तैयार हो सकता है। हाँ, प्रैक्टिस में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी आप कितना ज़्यादा करके जा रहे हैं ये मायने रखता है। क्वेश्चन की वैरायटी का तात्पर्य है कि एंड वर्ड की आपको समझ है कि नहीं, इसीलिए तो आंसर राइटिंग जरूरी होता है। अगर आपको एंड वर्ड की समझ है, क्वेश्चन की समझ है, तब तो बस वैरायटीज़ बचता है कि कितने वैरायटी के क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं और टॉपिक कौन कौन से हमने तैयार कर लिए हैं। तो ये वो सेक्शन है जिससे 15 दिन लग सकता है। अगर आप चाहें तो 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में भी इसको तैयार आप आसानी से कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा और मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा, जिसमें आपको मैंने टॉपिक जो करवाया है 1858 के एक्ट से लेकर 1935 तक का एक्ट है, इसके बीच के कुछ प्रमुख विद्रोह हैं, जनजातीय विद्रोह हैं और गांधीवादी आंदोलन है और राष्ट्रवाद का उत्थान, उदारवाद वगैरह जो कांग्रेस है उससे सवाल पूछा जाता है, जो आप प्रीलियम के लिए भी पढ़ते हैं। ओके, ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा। 15 दिन इसके लिए सही होता है। अगर आपको समझ है तो मैं बार बार शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जो पहली बार प्रथम बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए 15 दिन में नहीं तैयार हो पाएगा ये, क्योंकि ये इतना आसान सेक्शन नहीं है। क्यों मैं 15 ही दिन बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए समय ही कहाँ बचा है। अप्रैल में माह में ही आपका मेंस एग्जामिनेशन है। जो लोग सिविल सर्विसेज करते हैं उनको पता होगा कि जनवरी और अप्रैल के बीच में समय होता ही नहीं है, मेंस जिनका होगा वो। ओके, इस सेक्शन को आप समय कम इसलिए दें क्योंकि इसमें टॉपिक फिक्स हैं, लिमिटेड टॉपिक हैं। बाकी का समय आप GS2 पर इसलिए दें क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ही ज़्यादा है, करंट अफेयर का स्कोप उसमें बहुत ज़्यादा है। GS1 का एक और सेक्शन है, मुझे पता है वो कौन सा सेक्शन है, वो है करंट का, जिसको हम लोग एक साथ ही डिस्कस करेंगे। बाकी आर्ट एंड कल्चर के PYQ और नए जो कुछ टॉपिक हैं जो सवाल पूछे गए हैं उसको भी अगर आप करते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ को कंप्लीट करते हैं तो आपका GS1 का ये हिस्सा तैयार हो जाता है। बुक वगैरह तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, स्पेक्ट्रम बुक है, स्पेक्ट्रम बुक आप ले सकते हैं। GS2 का हिस्सा सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें लिमिटेड नहीं होता है इसका सिलेबस। करंट अफेयर आने के कारण से इसकी अपार संभावनाएं हैं, कहीं से भी कुछ पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो फिक्स हैं, पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमिक्स में भी। पॉलिटी का कौन सा सेक्शन है? पॉलिटी में जैसे संघवाद वगैरह का जो टॉपिक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब जो टॉपिक हैं, संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, राज्यपाल हो गया, इनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सवाल, मैक्सिमम सवाल 90% सवाल आपके पॉलिटी में इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। लेकिन उसमें एक और चीज़ जुड़ जाता है, वो है कौन सा? तो करंट अफेयर का सेक्शन। तो इसको आप GS2 को आप अगर सबसे कम समय देंगे तो भी आपको 1 फरवरी से 10 से 15 मार्च तक के बीच में 1.5 महीने करीब में ऐसा रखना पड़ेगा आपको, जिसमें आप इसको तैयार कर पाएँ, इसके मैक्सिमम टॉपिक को एटलीस्ट टच कर पाएँ, उत्तर लेखन के प्रैक्टिस के साथ में ही। कल एक बच्चे ने पूछा था सवाल, क्या इस समय टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना सही रहेगा? देखिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे सही समय होता है कि एटलीस्ट GS1 का पेपर तैयार हो गया हो, GS2 का आधा पेपर तैयार हो गया हो, तब टेस्ट सीरीज़ को अप्रोच करें तो सबसे अच्छा समय होता है टेस्ट सीरीज़ को लगाने का। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ अपना आएगा, फरवरी में आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। अभी तो आप पहले सिलेबस पढ़ लेते तो सही रहता। ज्योग्राफी का सेक्शन भी अपने आएंगे, हर सेक्शन को हम लोग टच करेंगे। ज्योग्राफी का भी सेक्शन है। ज्योग्राफी में दरअसल में पूछा क्या जाता है, करंट अफेयर का सेक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ज्योग्राफी में, करंट अफेयर, और उसके अलावा PYQ पूछा जाता है, जो BPSC में पूछ चुका है वो वाला PYQ, और बिहार के पॉलिटी को इकोनॉमिक्स से जोड़कर सवाल पूछे जाते हैं, या करंट में जो टॉपिक चर्चा में है उस सेक्शन से पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी
और फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। ख़ास तौर से फिजिकल ज्योग्राफी से एक सवाल रहने की संभावना होती है, जिसमें आपके मानसून के बारे में कभी पूछ लिया जाता है, कभी इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पूछ लिया जाता है। ये सभी टॉपिक चर्चा में रहते हैं। लालीना अलीनो के बारे में पूछा जा सकता है, ये चर्चा में रहते हैं। चक्रवात के बारे में पूछा जा सकता है, भूकंप के बारे में पूछा जा सकता है। ये सारे टॉपिक जो हैं ये चर्चा में रहते हैं और उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बाकी इसमें सोशल ज्योग्राफी का भी हिस्सा इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पर आपसे कृषि के बारे में ज्योग्राफी से सवाल जोड़कर पूछा जाता है। खनिज संपदा जो है, मिनरल्स जो हैं, उसको ज्योग्राफी से जोड़कर, इकोनॉमिक्स से जोड़कर पूछा जाता है। बिहार स्पेशल के जोड़कर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं ज्योग्राफी का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उस समय। इसका अप्रोच किस प्रकार से रखें? सबसे पहला अप्रोच रखिए PYQ करने का, उसके बाद अप्रोच रखिए करंट अफेयर पढ़ने का। करंट अफेयर का सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगला आता है इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। इकोनॉमिक्स में 100% करंट अफेयर से आपका हो जाता है, PYQ और करंट अफेयर से हो जाता है। साइंस एंड टेक भी आपका 100% PYQ और करंट अफेयर से हो जाता है, जिसमें साइंस एंड टेक में अगर आप PYQ करके जा रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन का, BPSC और UPSC का, तो आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। बाकी करंट अफेयर का सेक्शन इसमें ज़रूर इन्वॉल्व रहता है। जैसे AI पूछ सकता है आपसे, AI के बारे में पूछा जा सकता है, आजकल चर्चा में है। तो आपसे क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है, सुपर कंप्यूटर मिशन के बारे में पूछा जा सकता है, गगनयान, चंद्रयान, ये सब जब टॉपिक चर्चा में रहते हैं, इससे जुड़े हुए सवाल आपसे साइंस एंड टेक में पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा किसको वेटेज देना चाहिए? ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है, इसको आप सबसे ज़्यादा वेटेज दें, क्योंकि मैक्सिमम सवाल इसी सेक्शन से होते हैं। साइंस एंड टेक के सवाल में नैनो टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक जो हैं ये फिक्स ही हैं, ये बारंबार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। इसको आप PYQ के थ्रू में तैयार कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के स्टैटिक टॉपिक कहाँ से पढ़ें? साइंस एंड टेक के स्टैटिक टॉपिक आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, किसी कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हैं। KVC नैनो में भी रहता है, दृष्टि साइंस में भी रहता है, कहीं से भी उठा सकते हैं। करंट अफेयर में भी इनफैक्ट आपको मिल जाता है साइंस एंड टेक के स्टैटिक टॉपिक। स्टैटिक टॉपिक कौन से होते हैं? तो जैसे आपका हो गया नेशनल, भारत के स्तर पर जो मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो हो गया आपका। चंद्रयान आपका स्टैटिक टॉपिक में आ जाता है। भारत का स्पेस मिशन स्टैटिक टॉपिक में आ जाता है। सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है ये स्टैटिक टॉपिक में आ जाता है। ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। ये करंट अफेयर में भी आएगा और स्टैटिक में भी आएगा। ठीक है। निबंध के लिए क्या किया जाए? सबसे बेस्ट क्या होता है? तो सप्ताह में आप 2 से 3 निबंध लिखें। सोर्स क्या रखें? कोई भी सोर्स रख सकते हैं, जिसमें UPPSC के जो सवाल होते हैं, BPSC प्रीवियस ईयर के सवाल होते हैं, सबसे पहले इनको अप्रोच करना चाहिए, इनको करना चाहिए। और उससे भी अगर अलग लेवल का आपको लिखना है तब तो UPSC का लिखने का कोशिश कीजिए, लेकिन काफ़ी हाई लेवल हो जाता है वो। नए टॉपिक मैं भी देता हूँ, पोस्ट करता हूँ, उसको भी आप लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट वही रहेगा। निबंध के लिए पर्टिकुलर ये मत रखिए कि एग्ज़ाम से पहले 15 दिन केवल निबंध पढ़ेंगे, नहीं। निबंध लेखन पर डे का प्रैक्टिस का चीज़ होता है। सप्ताह में 2-3 भी कर लेंगे तो चलेगा आपका। और कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ें? तो निबंध का बुक ले लीजिए, UPSC निबंध दृष्टि की, उससे पढ़ें। उसके बाद खुद से उसकी प्रैक्टिस करें कि किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से उसी को आप अपने शब्दों में लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए अभी आपको, उस चीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे, करंट अफेयर और GS, इसको साथ में अप्रोच करना पड़ेगा। करंट अफेयर कब के लिए पढ़ें? 6 माह का। अप्रैल में है आपका एग्ज़ाम, यानी कि अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपका क्या हो गया? करंट अफेयर का सेक्शन हो गया। कहाँ से पढ़ सकते हैं? मैंने भी मैगजीन दिया है, जैसे अक्टूबर का मैंने दे दिया है मैगजीन, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप। उसके अलावा और कहाँ से पढ़ सकते हैं? विजन IAS की मंथली मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं। मेंस के लिए यही वाला सेक्शन चाहिए होता है। IR का करंट कहाँ से पढ़ें? तो IR 365 आएगा, फरवरी माह में आएगा विजन का, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन उसकी एक खराबी होती है कि उसमें जनवरी तक के ही टॉपिक होंगे। आप पढ़ने को तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, IR के 10 ही टॉपिक होंगे। मैं भी पढ़ाऊँगा, मैं दूंगा भी आपको। लेकिन पॉलिटी का जो 365 आएगा, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके 80% क्या हो जाएगा? करंट का सेक्शन पॉलिटी में एक भी नहीं छूटेगा आपका, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। उससे बाहर क्या पूछा जाता है BPSC में? जैसे प्रेसिडेंट को पूछ लिया जाएगा,
राष्ट्रपति जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में, संसद के बारे में मैंने ये टॉपिक करवा दिया है पॉलिटी का, इसीलिए केवल बोल ही रहा हूँ। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का अगला मैं टॉपिक करवाऊँगा। एक रूटीन मिला है आपको अभी कि 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में GS1 मुझे किसी भी हालत में तैयार करना है विथ DI, डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ में। उसके बाद मुझे GS2 के अप्रोच करना है 1 फरवरी से लेकर 10-15 मार्च तक। उसके बाद पूरा मार्च महीना केवल रिवीजन के लिए रखना है और साथ में उत्तर लेखन का प्रैक्टिस करना है। डे का भी रूटीन मैं दूंगा अभी, ये आपको पहले मिला है। करंट अफेयर का एक ही सेक्शन रखें। विजन का मंथली मैगजीन बेस्ट होता है, लेकिन उसके साथ में कोई और रखना है तो कोई और आप डे बाय डे न्यूज़पेपर डिस्कशन रख सकते हैं। न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन होता है ये अगर डे बाय डे तैयार करेंगे तो ये भी आपको लिए सही रहता है, क्योंकि इसमें आपको अप्रोच मिलता है कि किस प्रकार से चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। आज ही जो मैंने करवाया है महाकुंभ का टॉपिक, तो मैंने आपको बताया कि इसको आप विदेश नीति से भी जोड़िए, सॉफ्ट पावर में आएगा महाकुंभ। ये आप अपने स्तर से हो सकता है नहीं सोच पाएँ, तो इसलिए डे बाय डे न्यूज़पेपर डिस्कशन देखिए और एक मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए केवल। और विजन 365 पॉलिटी का, साइंस एंड टेक का, ये 2 सब्जेक्ट का पढ़ना है। IR के मैं आपको 10-15 टॉपिक दूंगा, केवल उसी को पढ़ के आप चले जाइएगा, आपका मेंस एग्जामिनेशन में एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ये पहले क्लियर हुआ। GS1 15 से 30 जनवरी के बीच में, 1 फरवरी से 15 मार्च तक के बीच में GS2 तैयार करने हैं। फिर 15-20 दिन केवल रिवीजन के लिए रखना है, उसमें नया टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये आपका तैयार हुआ। करंट अफेयर 6 माह का तैयार करना है। पॉलिटी में जो स्टैटिक टॉपिक है जिसमें संसद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, मैं दे चुका हूँ टॉपिक, पिछला वीडियो उसी का था, उसको देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संघवाद, केंद्र राज्य संबंध और करंट अफेयर, ये आपका पॉलिटी का सेक्शन होता है। इकोनॉमिक्स में बिहार सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं, बिहार सरकार की, केंद्र सरकार का योजना, बिहार का बजट, केंद्रीय बजट, ये वो सेक्शन होता है जहां से पूछा जाता है। बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ें? बिहार स्पेशल में कोई भी एक टॉपिक पढ़ना हो या नहीं पढ़ना हो, कृषि को मत छोड़िएगा। एग्रीकल्चर से एक सवाल की गारंटी होती है, मैं गारंटी आज ही ले सकता हूँ। बिहार एग्रीकल्चर से एक सवाल गारंटीड पूछा ही जाएगा। एक सवाल खनिज संसाधन से जोड़कर पूछा जाएगा। बिहार की गरीबी या भारत में गरीबी, बेरोजगारी, ये सवाल स्टैटिक बहुत आसान है। गरीबी की डेफिनेशन क्या है, गरीबी की परिभाषा को लेकर 2-4 समितियां हैं। दांडेकर रथ समिति है, तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है। इन्होंने क्या बोला है वो आपको पता होना चाहिए। और अभी वर्तमान में भारत की कंडीशन क्या है गरीबी का, जैसे नीति आयोग रिपोर्ट निकालती है, NSO रिपोर्ट जारी करती है, वो उसके बारे में आंकड़ा आपके पास में होना चाहिए। बिहार स्पेशल की बात मैं कर रहा हूँ तो राष्ट्रीय स्तर पर भी और बिहार स्पेशल के स्तर पर भी ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सवाल की गारंटी होती है। जैसे पहला हो गया गरीबी, यहाँ से हर दूसरे तीसरे साल बिहार में पूछा गया है मेंस एग्जामिनेशन में। दूसरा हो गया बेरोजगारी, यहाँ से भी पहले पूछा जाता था, पहले जो BPSC का था, अब पिछले 2 सालों से इससे सवाल नहीं पूछा गया है। कृषि सेक्टर से आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बिहार में सवाल नहीं पूछा गया हो, कोई न कोई योजना ही सही लेकिन गारंटेड पूछा जाता है। पिछली बार इन्होंने एग्रीकल्चर को बिहार के भूगोल से जोड़कर पूछा था, शानदार सवाल पूछा था, काफ़ी कठिन सवाल पूछा था इन्होंने। खनिज संसाधन को भी इन्होंने जोड़ करके पूछा था बिहार के इकोनॉमिक्स से और काफ़ी कठिन सवाल पूछा था। ये भी बोला था कि मैपिंग के साथ बताएं कि कहाँ पर कौन सी खनिज पाई जाती है। फिर बोला था कि 2 उद्योगों की चर्चा करें। तो खनिज संसाधन और कृषि ऐसा चैप्टर हो गया। बिहार स्पेशल का भी कहाँ से पढ़ें? KBC नैनो से पढ़ सकते हैं आप। करंट अफेयर बस आपको ऐड करना है, जो बजट में आंकड़े दिए गए इकोनॉमिक सर्वे में, उसको आप केवल इसमें ऐड कर दीजिएगा आंसर राइटिंग के दौरान। सरकारी योजनाएं, बिहार सरकार की योजना अगर आती है, जैसे एक बार इन्होंने सवाल पूछा पिछली बार ही कि बिहार में E-गवर्नेंस को लेकर क्या चीज़ें हो रही है, तो बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको कंपाइल करके इन्होंने छोटे से सवाल पूछ लिया। शॉर्ट आंसर में इन्होंने पूछा था, 8 नंबर में पूछा था, बिहार में E-गवर्नेंस को लेकर क्या क्या हो रही है। तो ये आपका बिहार सरकार की योजना हो गया। नीति आयोग कुछ करती है तो उसे भी सवाल पूछा गया है, आपने देखा है। अटल जो इनोवेशन मिशन है, ये 2019 का मिशन है। अटल इनोवेशन मिशन
AIM कहा जाता है इसको। ये 2019 का है और ये 69 BPSC मेंस में पूछा गया है बंधुओं। कब का है ये? 2019 का है, क्योंकि पिछली बार चर्चा में तो मैंने करवाया था PT के बाद करंट अफेयर में डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन मैंने करवाया था और ये पूछा गया था। इसीलिए सरकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं, नो मैटर वो 2015 में आई हो, जैसे एक योजना है भारत सरकार का स्मार्ट सिटी मिशन, क्या कहा जाता है उसको, समझ लीजिए चीज़ों को, ऊपर ऊपर गाइड करना रहता तो बंद कर देता वीडियो को। स्मार्ट सिटी मिशन ये जो योजना है ये 2015-16 के आसपास आई थी योजना, देख लीजिएगा कब आया था, फैक्ट मेरा थोड़ा कमज़ोर रहता है। हो सकता है कि ये आपसे मेंस एग्जामिनेशन 70 में पूछ ले, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है, सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है। उज्ज्वला योजना कितनी बड़ी योजना है। आयुष्मान भारत कब का आया, अभी तक नहीं पूछा गया BPSC में। तो जो केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में चर्चा में रहती है, ये हर दूसरे दिन स्मार्ट मिशन चर्चा में रहता है। स्वच्छ भारत मिशन का पिछले साल 10 साल हुआ है, आपसे पूछ सकता है वो। तो इस तरह की जो बड़ी योजनाएं हैं भारत सरकार की और बिहार सरकार की, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर का सेक्शन में ही ये आपका तैयार होगा। तो करंट अफेयर कहाँ से करना है, सोर्स मैंने आपको बताया। अब डेली का रूटीन क्या रखा जाए, देखिए अगर आपका मेंस एग्जामिनेशन है अप्रैल में, तो आपको कितने घंटे, मिनिमम 10 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। 2 माह मिनिमम पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप मिनिमम 2-3 घंटे तो 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे उत्तर लेखन का प्रैक्टिस तो करेंगे ना आप। उत्तर लेखन का प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी हो जाता है भाइयों, क्योंकि 3 घंटे में आपको GS2 पेपर में 20 सवाल लिखने होते हैं, जिसमें 5 सवाल लॉन्ग फॉर्मेट के होते हैं और करीब में 15 सवाल शॉर्ट फॉर्मेट के होते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट के करीब में 15 सवाल होते हैं, एक बार गिन के देखिएगा। 15 सवाल शॉर्ट के हैं, लॉन्ग फॉर्मेट का 5 है या 6 है या 4 है, एक बार देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा है। अभी आप एक लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल 45 मिनट में कि आप पूरा करते हैं, ज़रा इसको बांटिए। तो ये लिखने का प्रैक्टिस 2 घंटे में लगातार कंटिन्यूअस पेन चलना चाहिए, हाथ फूल जाएगा आपका लिखते लिखते। ये इस चीज़ का अभ्यास करना पड़ता है, आपको मजाक नहीं लगना चाहिए। अभ्यास इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे, स्पीड ही नहीं होगा आपका, क्वेश्चन छूट जाएगा। अब क्वेश्चन छूटा यानी कि आप पहले ही मार्क्स आपका कम हो गया, आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया। अटैम्प्ट करने पर 1 मार्क्स तो मिलता और 1 मार्क्स से तो सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है, आप DYSP बनेंगे कि बाहर होंगे ये डिसाइड हो जाता है। तो इसलिए उत्तर लेखन का प्रैक्टिस 2-3 घंटा तो आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि सुबह सुबह 1 आवर आप डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन पर दीजिए और उसके साथ में 1 घंटा लिखने पर कम से कम दीजिए। उसके बाद 4-4 घंटे करके हमने क्या किए, 2 समय पीरियड को बांट लिया, जिसमें इस 4 घंटे में 2 सब्जेक्ट ले लिया, इस 4 घंटे में 2 सब्जेक्ट ले लिया। इसमें हमने शुरुआत के 4 घंटे में आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया। इस शुरुआत के 2 घंटे में पॉलिटी पढ़ लिया और DI कर लिया। ये हो गया क्या आपका रूटीन। अब आप सुबह 4 बजे वाले सुबह मॉर्निंग पर्सन है या लेट नाइट पर्सन है, वो तो आप जानते होंगे। मैं लेट नाइट का हूँ, मैं 3 बजे तक जाग सकता हूँ, लेकिन सुबह 5 बजे नहीं उठ सकता मैं। आप हो सकता है ऊर्जावान हो, आप 4 बजे उठ सकते हो रात के 10 बजे सो के। तो ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन मैनेज इसी प्रकार से किया जाता है। 4-4 घंटे का 2 स्लॉट बनाया, इसमें भी 2-2 घंटे करके बांट लिए। ये कितना हो गया, 8 आवर तो ये हो गया। बाकी 2 घंटा में 1 घंटा न्यूज़पेपर डिस्कशन और करंट को दे दिया और 1 घंटा शुरुआत में लिखने के लिए दे दिया। जब PT में रिजल्ट हो जाता है तो लिखने के लिए 2 घंटे कर लिया और बाकी समय को ऐसे ही रहने दिया। 1 घंटा किसी सब्जेक्ट को कम पढ़ा, उसको लिखने पर दे दिया। इस प्रकार से आपको समय को बांटना पड़ेगा, सीरियसली बांटना पड़ेगा, नहीं तो आप उपलब्धि नहीं कुछ हासिल कर पाएंगे। इसीलिए तो बोला जाता है ना, सिविल सर्विसेज का मतलब होता है त्याग। अगर 10 घंटा आप इस पर देंगे तो बाहर आप नहीं जा पाएंगे, घूम फिर नहीं पाएंगे, ये आपको करना पड़ता है। इसको प्लीज़ कीजिए। एक टाइम पीरियड जब तक नहीं होगा, टारगेट जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जैसे मैंने रखा हुआ है ना
कि मुझे 25-26 तक कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री निपटा देना है। मैंने रखा हुआ है ना बच्चों के लिए, 25 तक मुझे मॉडर्न हिस्ट्री निपटाना है, क्योंकि उससे सवाल जिस प्रकार के पूछे जाते मैं वो कम से कम करवा दूंगा। फिर आर्ट एंड कल्चर मुझे जाना है, फिर मुझे GS2 पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें। तो ये क्यों होगा भाई, क्यों कर रहा हूँ मैं? इसीलिए मैं कर रहा हूँ ताकि क्या हो, मेरे पास एक टाइम फिक्स है कि इतने टाइम में मुझे ये चीज़ करना है। आपको भी एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे अगले 2 दिनों में ये टॉपिक पूरा पढ़ना है, ये चैप्टर मुझे पढ़ना है। अगले 2 दिनों में मुझे राष्ट्रवाद का उत्थान से लेकर गांधीवादी आंदोलन तक पहुंच जाना है। तो ये टारगेट आपको डे बाय डे रखना पड़ेगा। जैसे इस 2 घंटे में क्या पढ़ूँ, फिर 2 घंटे में क्या पढ़ूँ, फिर इसमें क्या पढ़ूँ, इसमें क्या पढ़ूँ, इसमें क्या पढ़ूँ, ये डे बाय डे का आपके पास में एक होना चाहिए। और ये मैं नहीं दूंगा, ये आपको अपने हिसाब से करना पड़ता है। ये आपको शुरुआत के चरण के लिए मैंने कंप्लीट गाइड किया है, जिसमें मैंने आपको रूटीन बताया है। GS1 के लिए भी बताया है कि अगले 15 दिनों में कोशिश कीजिए कंप्लीट करने लग के। 10 घंटे रोज़ पढ़ेंगे तो 10 दिन में आपका हो जाएगा। समझ में कम आएगा शुरुआत में। लेखन प्रैक्टिस के लिए अपना ग्रुप वगैरह चलता है, तो उसमें जुड़ना हो तो बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। GS और निबंध दोनों का चलता है। बेसिक के लिए NCERT का भी चलता है, जिनका 71 देना है जिनको, और वो आज तक कभी नहीं लिखा उन्होंने जीवन में, तो आप NCERT में जुड़िए। NCERT के सवालों को लिखिए कि भाई उष्णकटिबंधीय क्या होता है, घूर्णन क्या होता है। शुरुआत कहीं से तो करेंगे ना, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसमें रहिए 2-4 महीने, फिर आप GS ग्रुप में जुड़ जाइए जब आपको लगे कि मुझे लिखना आ गया है तो, है ना। यही उचित प्रोसेस होता है। ग्रुप में जुड़ने का एक लाभ ये होता है कि आपका डेली का एक रूटीन हो जाता है कि आज सब लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। सबको लिख के आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। एक कंपटीशन की भावना आती है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो। ओके, ये आपको मैंने मेंस के लिए गाइड किया है। आप कोशिश कीजिएगा कि लिखें। निबंध को पैरेलल में ही लेकर चलना है। निबंध के लिए अलग से दिन नहीं निकालने हैं। वो सप्ताह में 2-3 दिन फिक्स कर लीजिए। जैसे मैं जो देता हूँ वो मंडे को देता हूँ, बुधवार को देता हूँ, वेडनेसडे को और सैटरडे को देता हूँ। ओनली निबंध वाला जो ग्रुप है, और बाकी ग्रुपों में तो सैटरडे को केवल निबंध होता है। तो सप्ताह में 3 दिन मैं आपको टॉपिक दे दूंगा। यूट्यूब पर ही पोस्ट करता हूँ, तो उसी के हिसाब से खुद भी चल सकते हैं आप। लेकिन लिखिएगा ज़रूर। ओके, और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। जिस भी स्तर से मेरा होगा मैं आपको गाइड ज़रूर ही करूँगा। मैसेज रिप्लाई बहुत सारे बच्चों का नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।